अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें दहशत गर्दी के हवाले से मुशावरत होगी। तमाम मामलात को दाखिली खारजी सूरत हाल को देखा जा रहा है। इस हवाले से बोल टीवी आपको अपडेट कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से फैसला किया है कि मुल्क गिर जो एहतजाज है उसका सिलसिला फिर से शुरू किया जा रहा है और इलेक्शन जो कि जल्द अनाउंस नहीं किए जा रहे, इस हवाले से ये तहरीक शुरू की जाएगी और कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सियासी इस्तेहकाम की इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। फिर हम ये देख रहे हैं कौमी असम्बली में जो इस्तीफों का मामला है वो भी लटका हुआ है। कल आपने देखा राजा परवेज अशरफ की जानिब से खुलकर वो सामने आए, उन्होंने कहा कि जब तक फर्दन आप लोग नहीं आएंगे मैं इस्तीफे स्टेप नहीं करूंगा। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तकरीबन 22 के करीब अरकान हैं जिन्होंने राब्ता किया है जो इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो इस मामले पर भी हम बात करेंगे। और अगर पंजाब की बात की जाए तो एतमाद का वोट कब लिया जाएगा? तहरीक इंसाफ ने एतमाद का वोट लेना है, 11 जनवरी से पहले लेना है। वो कौन सा दिन होगा, कब लिया जाएगा और इस मामले में क्या हर्डल्स हैं या फिर क्या कुछ रकीन साथ छोड़, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइएगा, खबरें गर्दिश में हैं कि कुछ खवातीन अरकान हैं जो कि वोट नहीं डाल सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, क्या खबरें? देखिए, बहुत शुक्रिया जी बोलकर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये एक शख्स का नाम है पाकिस्तान में जरदारी, और वो इस काम के अंदर ये दतूरा रखता है कि वो इंसानों की खरीदो फरोख्त करे और ज़मीर की मंडियां लगाए। और उसने आगे 2 शतूंगड़े छोड़े हुए हैं, नासिर शाह और ये मेमन साहब। वो पंजाब आके तो बस यही काम के ऊपर लगे हुए हैं कि लोगों की मजबूरियों को खरीदना, उन्हें दबाव में लेकर आना, उन्हें लालच देना और उन्हें, यानी मैं समझता हूँ कि एक गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाना। तो मतलब हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसलिए कि माजी में ये आपके सामने हो चुका है और अदालत ने उन लोगों को जो पार्टी की लाइन टो नहीं करेंगे उन्हें डी सीट कर दिया, उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि जब एतमाद का वोट लेना हो तो हर मेंबर की एक अपनी अहमियत होती है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि ये अपनी जो गलत रास्ता है या ये गुंडागर्दी, मैं तो इसे कम से कम अल्फाज में कहूँगा, तो इसको हम रोक सकें और इसके सामने बंद बांध सकें। लेकिन इस बात के कुछ 2-3 लोगों के बारे में शुनीद है कि वो ऐसी कैफियत है, सामने आते हैं तो वो भी नहीं कहते, वो भी कहते हैं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ डट के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी इत्तलात और मालूमात हैं और ये बाकायदा आके हमेशा पंजाब के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और अपनी इल गॉटन मनी, वो हराम का पैसा ये लेकर आ जाते हैं जो इन्होंने कौम ही का लूटा हुआ है, यानी कौम का लूटा हुआ माल, या मैं दूसरी सूरत में कह सकता हूँ कि सिंध के अवाम का पैसा लेके यहाँ पर पंजाब में आके तो ये अपनी गुंडागर्दी करते हैं। इसके कुछ न कुछ शवाहिद तो हमें मिले हैं और इसके असरात हम देख रहे हैं, लेकिन हम इसका सद्जवाब करने की भी नहीं। तो एजाज साहब, जो 2-3 लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि शुनीद है, तो आप लोग एतमाद में उनको क्यों नहीं ले रहे? पहले खवातीन अरकान से भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, उनको एतमाद में लिया गया था। अभी ये कहा जा रहा है कि जो 2-3 लोग हैं इनको शायद ये शक है कि आगे टिकट नहीं मिलेगा, तो लिहाजा ये अपना वोट बेच सकते हैं। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर 1 से ज्यादा मरतबा ये कहा हुआ है कि जिन लोगों के पास हमारे जनरल सीट्स हैं या रिजर्व सीट्स हैं, इनके बारे में कोई तब्दीली करने के लिए हम नहीं चाह रहे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इमरान खान की बात पर अगर यकीन नहीं है तो फिर तो कोई उनको यकीन नहीं दिला सकता ना। और कभी माजी में हमने ऐसा नहीं किया कि जो हमारे साथ रहा है, हमारे चाहे एलाइज ही क्यों ना हो और वो मुश्किलात भी हमारे लिए पैदा करते रहते हैं, उसके बावजूद हमने कभी अपने इत्तेहादी को भी नहीं छोड़ा। अपने मेंबर को छोड़ना तो दरकिनार, इल्ला ये कि जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर 20 लोग बिक गए थे तो बिक गए थे, यहाँ पर भी 25 बिक गए थे पंजाब में, तो हमने तो बाई इलेक्शन तक तो उनके खिलाफ यहाँ पर लड़ा और अल्लाह के फजल करम से 75% हमने 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर सीटें जीती। यानी हम तो हर पहलू से अपनी इस मॉरल पोजीशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते कि हम लोगों के साथ किया हुआ वादा भी निभाते हैं। लोग फिर जाएं तो फिर जाएं, हम इंशाल्लाह अपने वादे के ऊपर कायम हैं
किसी को ये शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे किसी के साथ। तो एजाज साहब, किस दिन आप लोग एतमाद का वोट लेंगे, कुछ डिसाइड किया गया अभी तक? जी मेरा ख्याल है कि हम ये 11 तो आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर एक तारीख है जिसमें जाना है अदालत के सामने, तो इंशाल्लाह उससे पहले हम इस काम को मुकम्मल कर देंगे। सही। अच्छा, आपने जैसे कि अभी बताया कि एक मेमन साहब हैं और एक नासिर शाह साहब हैं जिनको जरदारी साहब ने भेजा हुआ है और वो ये काम कर रहे हैं। पहले तो सिंध हाउस में ये सारा मामला यहाँ चला था, वहां पर ये किस जगह पर बुला रहे हैं? आप लोगों को तक खबरें क्या पहुंच रही हैं? किस किस को ऑफर किए, यहाँ पर ना जी कुछ ये जो हमारे यहाँ की ये नस्ल है ना जी, ये मुल्क है अक्सरियत, गालिब अक्सरियत हैव नॉट की, और जो हैव्स है ना उनके बड़े बड़े महल्लात होते हैं बिलावल हाउस के नाम से, वो बला की सूरत में पंजाब के ऊपर नाजिल हो जाते हैं और आके ये सारे काम करते हैं। वहां पर ही ये सारा खेल खेला जा रहा है और मैं तो जाहिर है कि समझता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए पंजाब में ये दाखिल हों, और ताकि इनको समझ आए कि ये जो गलत कार्य करने के लिए आ रहे हैं कानून भी हरकत में आ सकता है। सही। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज़ जिस पर मैं चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा मेरी रहनुमाई करें। मुझे तो ये लगा था कि जब बिलावल ने बीबी की बरसी के मौके पर खिताब किया था तो उनकी तरफ से कहा गया जी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि असेंबलियों में वापस आओ, बैठ के कानून साजी करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो फिर हमें तुम्हारा बंदोबस्त करना आता है। मैं चाहूँगी इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। बिलावल साहब अगर बेनजीर शहीद के बेटे ना होते ना जी तो बहुत ही बिफिटिंग जवाब उन्हें मैं देता। उनको तो जी सैलाब आसमान से बरसता है उनके लिए, और यानी वो टांगे कांपती नहीं है बल्कि कांपे टांगती हैं, इसलिए उनकी किसी बात को ना जी इस तरफ हम सीरियस नहीं लेते और उन्हें समझते हैं कि ये एक बिगड़ा हुआ नवाबजादा है। और बिगड़े हुए नवाबजादे तारीख में तो मिलते थे कि जो गलत कारियां करते थे और लोग उनका ठट्ठा मजाक उड़ाया करते थे। इस 21वीं सदी के 22वें साल के खिताम पे ऐसे बिगड़े हुए नवाबों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों से क्या कोई राब्ता इस तरह का किया जा रहा है बिलावल से हटके भी कि आइए बैठते हैं या फिर किसी तरीके से इलेक्शन पे ही बात करते हैं, डेट भी अनाउंस कर देंगे? जो भी संजीदा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कभी भी तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 8, साढ़े 8, पौने 9 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हमने कहा हो कि बातचीत नहीं हो सकती। आला तरीन सतह के ऊपर भी बातचीत हुई है। जो मिलने मिलाने वाले होते हैं जैसे हम कहते हैं जी वो बैकडोर चैनल्स भी, उसके ऊपर भी खुलेआम भी मैं दावत देता हूं कि आइए, यानी जब जो चाहे जब चाहे जिस जगह चाहे हम बैठ जाते हैं। ये मुल्क जो है इस वक्त ये तबाह कर चुके हैं। ये जो हम कहते हैं ना जी मुल्क तबाही के घाट उतर रहा, नहीं तबाह हो, और हमारी ये इनसे मुअद्दबाना अपील है कि ये बैठने के लिए तैयार हों, इलेक्शन की तारीख पे बैठें। ये मुल्क किसी और रास्ते से इस मुसीबत से नहीं निकल सकता। ये जो हम ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी बैठने से या बात करने से मना नहीं किया। आप लोग बैठे बात करें, आप बात करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आपने यही कहा कि 2 से 3 लोग हैं जिनके बारे में शुनीद है कि वो अपना वोट बेच सकते हैं, और अगर उनको एतमाद में लेने के बावजूद भी वो ये हरकत करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, और अगर अपना वोट उन्होंने बेचना है तो फिर वो बेचेंगे। लेकिन आप यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं है, उनको मुकम्मल तौर पर अपने तमाम अरकान को एतमाद में लिया और हमारे मुँह पे हमारे सामने फेस टू फेस तो वो यही कहते हैं कि भाई हम बिल्कुल अपना वोट नहीं बेचेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ ऐसा किया जाता है तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और 11 जनवरी से पहले आपका ये कहना है कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे, और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर्स भी आप लोगों के पूरे हैं। जिस दिन एतमाद का वोट लिया जाएगा उसी दिन असेंबली को भी तहलील कर दिया जाएगा। खावर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खावर, ये जो शुनीद अभी बताई है एजाज साहब ने, कौन 2-3 अरकान है जो कि अपना वोट बेच सकते हैं? खवातीन है, मर्द हजरात हैं, कौन है? देखिए सरी साहिबा, किसी का नाम लेना तो कबल अज़ वक्त जो है वो मुश्किल होगा, नहीं होगा, मगर जो हाँ जी वो जो आपको पता है कि यहाँ पर कानून जो है वो बड़ा सख्त है। उसके लिए जो सही बात करेगा नहीं, आप नाम मत लीजिए, आप नाम मत लीजिए। आप इस तरह बता सकते हैं कि कोई कहाँ पर है और किससे बात हो रही है,
कुछ ऐसे भी आप बता सकते हैं, इशारों के लाइनों में बताइए। देखिए एक खातून मेंबर पंजाब असम्बली हैं, शमसा साहिबा, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और शायद उनके बच्चे का कोई मसला चल रहा है, वो अपने बच्चे का इलाज करवा रही हैं। दूसरी जानिब एक MPA हैं मुस्लिम लीग काफ की, बिस्मा चौधरी साहिबा, ये जो है वो इनकी अजीज़ा भी हैं, आपस में इसी फैमिली से ताल्लुक़ है उनका, वो भी इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं। जबकि वसीम बादोज़ई हैं एक MPA, वो भी बैरून मुल्क मौजूद हैं। और एक MPA हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अभी तक, मगर उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो हमारी इत्तलाआत हैं उसके हिसाब से तो तकरीबन आप कह लें कि 6 लोग, एक MPA वसीम बादोज़ई के साथ गए थे उम्रे पर, वो भी अभी तक जो है वो वापस नहीं पहुंच सके। तो तकरीबन ये 6 MPAs हमारी इत्तलाआत के मुताबिक बनते हैं, मगर उसमें से कुछ का कहा जा रहा है, जैसे दोस्त मज़ारी साहब हैं जिनका सियासी इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ के साथ, और वो आपको पता होगा इससे कबल जितना भी वो एपिसोड चला था उसमें जो बाहर इजलास बुलाया गया था PDM की जानिब से, असम्बली के बाहर इजलास, उसको हेड करते रहे हैं। और वही दोस्त मज़ारी साहब है जिन्होंने अपना चौधरी शुजात साहब का ख़त निकाल के दिखाया था असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग काफ के हवाले से। तो वो थोड़े मुतनाज़िया इस हवाले से। ये कुछ मेंबरान असम्बली हैं जिनके वोट के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अहम चल रही हैं। इसके अलावा अपोजिशन का दावा तो ये है कि उनके साथ कुछ जनूबी पंजाब के अरकान भी शामिल हैं, उनसे भी उनकी कोई बातचीत हुई है। अभी देखिए मामला तो सारा ये है सारी साहबा, कोर्ट के अंदर अदालत में सबसे पहले तो फैसला होगा ना जी, उसके बाद ये चीज़ें होंगी, क्योंकि उससे कबल अगर चौधरी परवेज़ अली साहब एतमाद का वोट लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए स्पीकर को इजलास बुलाना पड़ेगा। अभी तक की जो है इत्तलाआत के स्पीकर साहब ने भी 11 का ही इजलास बुलवाया है, जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो तारीख है इस केस की। तो उससे पहले इजलास तलब करना पड़ेगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज़ अली साहब हैं और इमरान खान साहब हैं वो इंतहाई कॉन्फिडेंट हैं कि उनके पास देखिए 186 वोट पूरे करने हैं। उनका कहना कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया मुशर्रत साहिबा आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है पंजाब में, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि 2 से 3 ऐसे अरकान हैं जो कि अपना वोट बेच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत को जितना गंदा किया गया, जिस तरह से नोटों की मैन्युफैक्चरिंग की गई, सिंध हाउस के अंदर मंडी लगाई गई, उसी चीज को ही दोबारा दोहराने के लिए जिसके नाम के साथ टाइटल दिया जाता है जरदारी खिलाड़ी सबसे भारी द करप्ट क्रिमिनल, और जिसने सिंध का बेड़ा गर्क किया, पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क किया, वफाक की जमात को सिंध तक महदूद किया, उसको मसलन पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर वो लोग जो खुलेआम सरेआम इस तरह की गैर आइनी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो, उनके लिए भी कोई सजाएं होनी चाहिए। देखें, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने सरेआम जिस तरह से पैसों की ऑफर्स की, उसकी वीडियोस भी मौजूद है, फुटेजेस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद अभी ये ओछियत कंडे और ये जो शिकस्त खोरदा एक ट्रक की सवारी PDM का टोला है, ये कर तो रहे हैं, लेकिन जिसको अपनी सियासत प्यारी हुई, जिसको अपनी आने वाली नस्लों को जलील और तजलील ना करानी हुई, वो कभी भी इस तरह का सोचेगा भी नहीं। क्योंकि पहले जो 25 हमारे मुनहरिफ अरकान थे, डिस्क्वालीफाई हुए, जलील हुए, अवाम ने रिजेक्ट किया, बे इंतहा पैसा, रियासती दहशत गर्दी, गवर्नमेंट मशीनरी, उसके बाद वजूद वो लोग हार गए। इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही उनका विंग बना हुआ है। तो ये जिस तरह के भी ओछियत कंडे अपना लें, इलेक्शन तो होना ही है, अवाम ने तो इनको रिजेक्ट करना ही है। जिस तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर पंजाब के ऊपर कब्जा माफिया कब्जा करने के लिए मुतहर्रिक है, तो मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ 3 साल शिकस्त ही तुम लोगों का मुकद्दर है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, कभी शोशा छोड़ा जाता है जी टेक्नोक्रेट पे मुश्तमिल इंटरम सेटअप प्लान लाया जा रहा है। भाई, इसको पाकिस्तान की अवाम इस तरह से रिजेक्ट करेगी जैसे कोई गैर मुल्की काबिज मुसल्लत हो गए पाकिस्तान के ऊपर। कोई मेरे आइन और कानून के अंदर, मेरे मुल्क के आइन और कानून में टेक्नोक्रेट की और लंबे अरसा तक 3 माह इंटरम सेटअप होता है, उसमें भी जिसपे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस हो, उनको गवर्नमेंट दी जाती है आर्जी तौर पर,
اور جن کا کام صرف ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کرنا ہے. صحیح. لیکن اس سے زیادہ ایک دن کی بھی بالکل آپ نے وجہ فرمایا اور آپ کا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو ناتے ہیں اور عوام بھی اس کو ریجیکٹ کریں گے. بہت شکریہ مسرت صاحبہ, آپ نے اپنا وقت دیا. خاور عباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور, یہ بھی بتائے گا کہ ابھی سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے, ساتھ میں یہ جو منڈی لگی ہے اس پر بھی بات تو ہو ہی رہی ہے, ساتھ میں تحریک انصاف ایک نئی پالیسی جو سٹارٹ کی ہے کہ تحریک کا آغاز کیا گیا, بولگیر مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا, تو اس حوالے سے کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں پنجاب میں آپ؟ اچھا سر, سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ابھی میری پارلیمانی لیڈر جو ہیں تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں, سید عباس علی شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وسیم بادوزئی واپس آ گئے ہیں اور جو شمسا ہیں ان کی 2 تاریخ کی ٹکٹ ہوئی ہے. یہ جو ان کے بیرون ملک ممبران تھے جن کی ہم بات کر رہے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ شاید 1-2 دن میں بسما صاحبہ بھی پہنچ جائیں گی. تو وہ کانفیڈنٹ ہیں, ان کا ہاں وہ کانفیڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں دوست مزاری صاحب اور چودھری افتخار صاحب اور ایک جو ووٹ جو ہے وہ چھوڑ کے باقی ہمارے پاس ووٹس پورے ہیں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ابھی تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی ریلیوں کی, تو دیکھیں سری صاحبہ بڑی خوبصورتی سے خان صاحب جو ہے اس وقت سائیکلوجیکل ان تمام جماعتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تمام جماعتوں کو اس وقت جو ہے اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے بڑی بڑی سطح پہ کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں. ایک بڑی کیبنٹ بنانی پڑ رہی ہے, وزیروں کی, مشیروں کی, ایک فوج بھرتی کرنی پڑ رہی ہے. جبکہ دوسری جانب خان صاحب صرف اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ جو سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں یہ اس پہ پریشان ہے. خان صاحب کا ووٹر چارج ہے, خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ چارج ہے, اور مسلسل آپ نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی لمبی جدوجہد نہیں دیکھی ہوگی کہ خان صاحب جب کہتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ احتجاج اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے تاکہ لوگ ان ٹچ رہیں, اور یہ حکومت جو ہے اس کو اندازہ ہوتا رہے کہ اس وقت خاور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن خاور ایک اور چیز جو کہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے سے مجھے بتائیے, آگاہ کیجئے کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ مہینے نہیں 2 سال 2.5 سال کی باتیں کہ ٹینیور بھی پورا ہوگا, مکمل ہوگا, وقت اور بھی لگ سکتا ہے, تو یہ چیز کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے اس سارے معاملے پر, یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے؟ دیکھیے سر صاحبہ, اس سے قبل انہوں نے یہ افواہیں اڑانی شروع کی تھی کہ بھی گورنر راج لگا دیا جائے گا, اسمبلیوں کے استعفے قبول کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے, انتخابات کروا دیے جائیں گے. یہ کسی اپنے جو ہے وہ خیالات کے خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں, مگر ایسا ممکن نہیں ہے. عوام جاگ چکے ہیں, لوگ پوری طرح سے متحرک ہیں, ہر ایک چیز پہ رسپونڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سابقہ ادوار کی نسبت بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں, اب لوگ رزسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور جو ان کا حق ہے وہ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ جس طرح سے ایک جانب عمران خان صاحب کی جانب سے دونوں صوبائی اسمبلیوں کو چھوڑنے کی بات کی گئی تھی, اعلان کیا گیا تھا, اور دونوں وزراء اعلیٰ اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے چیئرمین تحریک انصاف کے اعلان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور صرف وہ منتظر ہیں عدالتی فیصلے کے کہ جیسے ہی عدالتی فیصلہ ہوگا تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. تو یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے اس طرح کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنانا, پھر ان کو لنگر آن کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں آتے تو اس میں پی ڈی ایم کی اپنی سیاست بھی جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی. وہ جو خواب سوچ رہے تھے, وہ جو چیزیں, وہ جو ساری چیزیں, ان تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے ڈیریل کر کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کر کے, اور یہ جو ساری چیزیں اٹھائی تھیں, اور یہ مہنگائی کا بوجھ, اور یہ جتنے بھی جو ہے وہ مختلف انرجی کرائسس, معاشی کرائسس, یہ تمام کرائسس انہوں نے اس لیے اٹھائے تھے کہ وہ چند کچھ وقت گزار کر جو ہے ڈیلیور کر کے اپنا امیج بہتر کر سکیں عوام کے اندر, پبلک کے اندر. مگر ٹیکنوکریٹ کی صورت میں ان کے ہاتھ سے یہ پتہ بھی جاتا رہے گا. تو دونوں جانب یہ سوچ بچار ہوگی, بہت آسان نہیں ہوگا. دوسری جانب آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب جس بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس سے پھر پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ بھی انہیں اندازہ ہے کہ اگر ایک نئی موومنٹ شروع ہو گئی تو اس کے متبادل انہیں کیا کرنا ہوگا, کیونکہ پھر تو میدان سجے گا, گلیوں میں جانا پڑے گا, سڑکوں پہ جانا پڑے گا, میدانوں میں جانا پڑے گا, جو کہ فی الحال ابھی کی پوزیشن میں ممکن دکھائی نہیں دیتا. صحیح, آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں, لاہور میں ہیں, تو کچھ بڑے میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی بتائیے نا, کہ یہ بھی خبریں گرم ہیں. میں اس پر آپ کا جب وقت اندلیب عباس صاحبہ میں جوائن کر چکی ہے, پی ٹی آئی کی رہنما. اندلیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اندلیب صاحبہ بتائے گا یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ لوگ ویسے تو بہت کانفیڈنٹ ہیں, لیکن کچھ ایسی شنید یا سنگن بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنا ووٹ بیچ سکتے ہیں. کیا کریں, سوری میں مجھے یہ بتائے گا پنجاب میں آپ لوگ اپنا اعتماد کا ووٹ کب لے رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ 2 سے 3 ایسے لوگ ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ساتھ چھوڑیں. دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ جائے, کیونکہ جو جائے گا اس کے لیے تو یہ جس کو کہتے ہیں اپنا سیاسی موت ہے نا. آپ خود سوچیں کہ قانونی جائے گا, سیاسی طور پہ بھی پکڑا جائے گا,
اور سماجی طور پہ بھی پکڑا جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ادھر گئے ہیں لوٹے, یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا, قید کر لیا. نہ یہ باہر سڑکوں پہ جا سکتے ہیں, نہ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں, نہ یہ ریسٹورینٹس میں جا سکتے ہیں, نہ یہ اسمبلیوں میں آ سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر ہے, جس میں آبویسلی یہ جانا ہے یا جانا چاہتا ہے. یہ جو افواہیں ہیں یہ بیچارے وہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے, پی ایم ایل این والے کہتے رہتے ہیں. اصل میں ان کے کوئی 15-20 بندے جو ہے نا وہ کانسٹنٹ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ وہ تو ایک کاؤنسلر کا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے اب پی ایم ایل این. آپ دیکھیں نا, وہ تو ایک گلی محلے کا کوئی الیکشن 400 ووٹوں کا بھی نہیں لڑ سکتے. وہ ہر طرف سے بھاگ رہے ہیں, ہر طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں, چیخے مار رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو انتخاب کا نام لو تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ان کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں. تو اس حالت میں ان کا ہماری طرف آنا زیادہ لاجیکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ اناؤنس کریں گے الیکشنز یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں, آپ دیکھنا کہ کیا حال ہوگا. صحیح. تو اندلیب صاحبہ آپ کیسے رسپونڈ کریں گی بلاول کی جانب سے حالیہ جو بیان آیا بی بی کی برسی پہ موقع پر کہ آپ کو میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جائیں, الیکشن پہ بھی بات ہوگی, الیکشن ریفارمز بھی کریں گے, لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر ہمیں آپ کا بندوبست کرنا آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بلاول بیچارے کا تو افسوس ہی ہو سکتا ہے نا اس پہ کہ وہ پہلے کہتا تھا بارش آتی ہے, پھر بارش بہت زیادہ آتی ہے, تو پھر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے سیلاب گر رہا ہے. تو مطلب جس کا مینٹل لیول یہ ہو اور جس کی یہ گٹس ہوں کہ وہ صبح کہے کہ جی ہم ڈینجرس اسٹفرز کی بات نہیں مانیں گے اور 3 دن پھر معافیاں مانگتا رہے, تو اس کو تو اپنے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. تو آپ نہیں اندلیب صاحب, میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے بلاول جو بات کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کی ظاہر ہے اس میں بھی ایک مرضی شامل ہوتی ہے, تو وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. ایک طرف بازار پنجاب میں گرم رکھا گیا ہے, پیسوں کی آفرز بھی سننے میں آ رہا ہے کی جا رہی ہیں. ناصر شاہ صاحب ہیں, میمن صاحب بتائے جا رہے ہیں جو آفرز کر رہے ہیں, اور ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھیں. تو میں اس پر آپ کا چاہ رہی ہوں کہ کیا رد عمل دیں گی. تو ہوا کیا, وہ زرداری صاحب آئے اپنے وہ جو لوٹے منی لانڈرڈ بوریوں کے ساتھ, پیسوں کے ساتھ منڈی لگائی ہے انہوں نے ضمیروں کی, ایک بھی ہاتھ نہیں آیا, ہاتھ ملتے ہوئے وہ واپس چلے گئے. تو اب وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ہر طرف سے ناکارہ اور ریلیونٹ ہو گئے ہیں. تو اب صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں, باتیں کرنے دیں ان کو. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے, یا پھر میں نے جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ادھر سے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ تو ووٹ بھلے آپ لے لیں, اسمبلیاں 11 سے پہلے تحلیل نہیں کر سکتے, عدالت کا حکم ہے. جی وہ بالکل, ہم تو ہمیشہ قانون کا احترام کرتے ہیں. ابھی کہ سمجھ نہیں آئی کچھ کہ مطلب ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ریسٹور کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحلیل نہ کریں. بٹ اینی وے قانون کا احترام لازمی ہے, ہم کر رہے ہیں, اور ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور 11 کے بعد پھر اس کو ریزالو کر دیں گے. صحیح. اچھا, ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی جو بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لانے کا سوچا جا رہا ہے, اس پر آپ لوگوں نے تو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو منظور نہیں ہے, تو کیا حکمت عملی پہ بنا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی بالکل کلیئر ہے. ہم کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی چیز, غیر آئینی چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے, اور اس لیے ہم نے اپنا موقف بھی بتا دیا, اور ہم نے اپنا جس کو کہتے ہیں اپنا لائے عمل بڑا کلیئر ہے. جب بھی کوئی بھی آئین کے خلاف بات کرے گا ہم کھڑے ہوں گے, اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, اور ہم اس پہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. صحیح. تو اندلیب صاحبہ ابھی جو ساری سچویشن ہے اس میں ہمیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے یہ فرار چاہتے ہیں, پنجاب کی اسمبلیاں تبھی چاہتے ہیں ڈیزالو نہ ہوں, اسلام آباد میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے, اور اوور آل جنرل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے, نہ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں, اس کا فائدہ انہیں کیا ہونے والا ہے جو اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ خود ہی عمران خان کو اپنی 13 پارٹیوں, اسٹیبلشمنٹ, پورے پیسے, پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور قرار دے چکے ہیں. اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے, ٹیکنوکریٹ آ جائے, مارشل لا آ جائے, کوئی ہائیبرڈ آ جائے, کوئی کچھ آ جائے, عمران خان نہ آئے. تو ان کو کرنے دیں. تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے ان 2 پارٹیوں کی ہسٹری سوچے آپ. پیپلز پارٹی کا جو لیڈر تھا
7 साल ये एक डिक्टेटर का मुलाजिम था, रोज उसको सलामी करता था, फॉरेन मिनिस्टर रहे थे भुट्टो साहब। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब थे वो तो शुरू ही ज़ियाउल हक से हुए, और वो अगर भुट्टो साहब उनको अयूब को डैडी कहते थे तो ये कहते थे कि ये तो मेरे मोहसिन है, मैं इसका मिशन सारी उम्र कायम रखूंगा। उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। एक ही पार्टी है जिसने 26 साल लड़ा जमहूरियत के ऊपर, और वो पार्टी डटी रहेगी अवाम के बलबूते पे। सही, बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया। खबर आपकी तरफ आऊँगी। खबर, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताइएगा, जुड़वा शहरों से खबरें आपके पास क्या आ रही हैं, कब, कैसे, किस तरह होने वाला है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे आपको सरिसबा बताया कि इमरान खान साहब की जानिब से जो सियासी यारकर सामने आते हैं ना, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, डिफेंडिव होने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के शोशे छोड़ते हैं। अभी तक इन्होंने गुज़श्ता जितने शोशे छोड़े थे, एक शोशे में भी ये कामयाब नहीं हो सके, और सेम इसी तरह से टेक्नोक्रेट सेटअप लाने में ये लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी PDM को भी, और PDM को इस वक्त जो है वो किसी चीज़ से गर्ज नहीं है मासवाए अपनी हुकूमत के, लिहाजा वो किसी तौर पर जो है वो सिर्फ दबाव डालने के लिए, और हाँ, जब वो देखेंगे कि भाई उनके हाथ बस में कोई चीज़ नहीं रह रही, तो वो ये कोई हैसियत कंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि ये आम इंतखाबात इनको करवाने पड़ेंगे, जिस तरह से खान साहब की जानिब से ये दबाव डाल दिया गया है, पब्लिक का दबाव है, इंतखाबात जो है वो करवाने पड़ेंगे। खान साहब के अलावा अवाम का भी दबाव है, इससे फरार या आखिर कब तक इनको मिलेगा, करवाने तो अल्टीमेटली इलेक्शन ही पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया खबर अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।